वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे 10वीं क्लास के इतिहास का अध्याय फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और संपूर्ण नोट के बारे में इसमें पढ़ेंगे। चलिए देर नहीं करते और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे इसमें आपको पूरा नोट्स मिलेगा पढ़ने को। तो सबसे पहले देखते हैं नोट्स में क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य कारण फ्रांस की क्रांति से थी। कुछ महत्वपूर्ण कारकों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को जन्म दिया, जो निम्न है, जो नीचे लिखे गए। पहला है नए मध्यम वर्ग का उदय, कि नए वर्गों का उदय हो गया। मध्यम मतलब बीच का। उदारवादी विचारधारा का प्रचार हुआ। विनय का संधि और क्रांतिकारियों का उदय, कि बहुत सारे देश में क्रांतिकारी लोगों का उदय होने लगा। ये 4 पॉइंट है उसके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने का कारण। उसके बाद है नेपोलियन संहिता। अब नेपोलियन संहिता क्या है उसको देखते हैं। नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया और क्रांतिकारी क्षेत्र में प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिससे पूरी व्यवस्था कुशल बन सके। नेपोलियन ने 1804 ईस्वी की नागरिकता संहिता, सिविल कोड जिसे कहते हैं, जिसे नेपोलियन संहिता है। नेपोलियन ने जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब नेपोलियन ने लोकतंत्र बनाया, जो भी जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया और लोकतंत्र के ओर नेपोलियन ने अग्रसर हुए। उसके बाद है कुलीन वर्ग। अब कुलीन वर्ग में कौन आते हैं वो देखते हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग का था। जो ज़मीन का मालिक होता है वो कुलीन वर्ग का होता है, जो यूरोप महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। जो यूरोप महाद्वीप उसका सबसे शक्तिशाली वर्ग था। इस वर्ग को जन्म से ही अनेक अधिकार प्राप्त थे, जैसे राह वर्ग कर प्रदान नहीं करता था, कि जिस रास्ते पर चलते तो उसको कर नहीं देना पड़ता था। उसके बाद है नया मध्य वर्ग। यूरोप के पश्चिम और मध्य में औद्योगिक इकाइयों और व्यापार में बढ़ोतरी से शहरों का विकास हुआ और नए वर्गों का उभार हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन और आधारित था, कि नए वर्गों का उदय हुआ। उसके बाद है अर्नेस्ट रेनान्स के अनुसार उन्होंने क्या दिया कि राष्ट्र प्रयासों, बलिदान और भक्ति के एक लंबे अतीत की परिणति है। राष्ट्र बड़े पैमाने पर हो सकता है, इसकी अस्तित्व एक दैनिक नक्शा बनाता है, कि मतलब राष्ट्र बड़े पैमाने पर होता है, एक दैनिक नक्शा बनाता है। इसके बारे में बताया अर्निस्ट ने। उसके बाद है हमारा उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ। उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। 19वीं शताब्दी के शुरुआत दौर में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारता की विचारधारा से जुड़े हुए थे। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार था, कि व्यक्तियों को स्वतंत्र है, वो अपने मन के मुताबिक कुछ भी नियम, कुछ भी कानून अपना सकते हैं और कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। इसकी विशेषता क्या थी। इसकी पहली विशेषता है फ्रांस में वोट देने का अधिकार, मतलब कि वोट देने का अधिकार मिल गया। और जो विशेष संपत्ति वाले लोगों के उनको जो अधिकार दे रखा था उनको ख़त्म कर दिया। संपत्ति विहीन पुरुष और महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा गया, कि जिनके पास पैसे होगा वही वोट डाल सकेंगे, जिनके पास नहीं होगा वो नहीं डाल सकेंगे। तीसरा है आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजार की आज़ादी के पक्ष में थे, कि उन्होंने बाजार को आज़ाद कर दिया। उसके बाद चौथा है 1834 में प्रशा की पहलू पर एक शुल्क संघ लगाया जाए, जिसके लिए जाइलव राइसन का गठन किया गया। एक एजेंसी बनाया गया जाइलव राइसन नाम का, जिस पे प्रशा की पहलू पर एक शुल्क मतलब कि टैक्स के रूप में कार्य कर रहा था। विनय की संधि के प्रमुख बिंदु क्या है। विनय की संधि के प्रमुख बिंदु निम्न है। पहला, बुर्बो वंश का सत्ता में बहाल कर दिया गया, मतलब उनको हटा दिया गया। दूसरा, भविष्य में विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमा स्थापित की गई। तीसरा, जर्मन के 39 राज्यों को पहले की तरह बनाया गया। चौथा,
प्रशा के सैन्य सेक्शनी का एक हिस्सा बनाया गया। उसके बाद क्रांतियों का युग। फ्रांस में अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद क्रांति से जुड़ा हुआ था, जैसे इटालवी और जर्मनी, ओटोमन साम्राज्य और आयरलैंड और पोलैंड के प्रांत, ये सब उनसे जुड़े हुए थे। फ्रांस में प्रथम विद्रोह 1830 में हुआ। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह हुआ, जिससे बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग कर दिया गया। राष्ट्रवादी भावनाओं का उदार या उभार। राष्ट्रवाद का विकास केवल शुद्ध युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार के माध्यम से ही नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रवाद के विकास में सांस्कृतिक ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला, कविता, कहानी और संगीत राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने में सहायता देती थी। प्रेम पूर्ण कलाकारों और कविताओं ने तर्क वितर्क और विज्ञान की महिमा का आलोचना किया। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 के दशक में यूरोप में आर्थिक कठिनाई उत्पन्न हुई। 19वीं शताब्दी में यूरोप में जनसंख्या में अधिक बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों में जाकर गरीब बस्तियों में रहने लगे। 1848 ईस्वी में उदारवादियों की क्रांति। यूरोप के अन्य हिस्सों में उदारवादी मध्य वर्ग के पुरुषों और महिलाओं ने संविधान की मांग की, राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग के साथ जोर दिया। राह मांग, संविधान, प्रेस की स्वतंत्र और संघ बनाने पर स्वतंत्र का अधिकार। मई क्रांति। 18 मई 1848 को 31 निर्वाचित प्रतिनिधि में अपना स्थान लेने के लिए जुलूस में शामिल हुए। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुआ। उन्होंने जर्मनी के लिए एक संविधान का प्रस्ताव तैयार किया। जर्मनी का एकीकरण। 1848 के बाद यूरोप में राज्य शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया था। इटली का एकीकरण। 19वीं शताब्दी इटली 7 राज्यों में विभाजित किया गया था। इनमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया और पीडमाउंट को एक इतालवी राजसी भाषा के शासन में किया गया। इटली के एकीकरण में प्रसिद्ध व्यक्तियों का योगदान। इटली के एकीकरण में शामिल प्रसिद्ध शक्ति निम्न थे। 1830 के दशक के दौरान एकीकृत इटालवी गणराज्य के लिए यूसेफो ने एक कार्यक्रम तैयार किया। उन्होंने भूमिगत समाजों का गठन किया। पहला मार्सेल्स, युवा इटली और दूसरा वर्ग में युवा यूरोप। और उसके बाद है इटली के एकीकरण के प्रभुत्व। मंत्री काबूर की कूटनीति का बहुत अधिक योगदान था, जो 1852 से 1860 के पीडमोंड के मंत्री बने। काबूर फ्रांस से साइनीरिया और पीडमाउंट के चतुर सेना के ग्रेट ब्रिटेन का विकास। 18वीं शताब्दी की कोई ब्रिटिश राष्ट्र नहीं था। ब्रिटिश द्वीपों में रहने वाले अंग्रेज या आयरिश लोग होते थे। इसे विकास के महत्वपूर्ण कारण थे। दूसरा, अंग्रेज राष्ट्र के धन, महत्व और शक्ति में वृद्धि होने के कारण वह अपने प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम था। इंग्लैंड संसद ने लंबे समय से चले आ रहे युद्ध के बाद 1688 ईस्वी में राजतंत्र से सत्ता छीन ली। इस संसद के द्वारा जिस राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ उसे केंद्र में इंग्लैंड था। यूनाइटेड किंगडम का निगम। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच सन 1707 के अधिनियम में परिणाम स्वरूप ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम का गठन हुआ। राष्ट्रवाद और समाजवाद। 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवाद अपने आशीर्वादी जनतांत्रिक स्वभाव को बनाए रखने में असफल रहा। इस अवधि के दौरान राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के साथ तेजी से
असहिष्णुता बनाए और शुरू करने के लिए तैयार थे। निरंकुशवाद, ऐसी शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। राष्ट्रवाद, ऐसी विचारधारा जिसके द्वारा जनता में राजतंत्र। रूढ़िवाद, एक ऐसा दर्शन जो प्राचीन परंपरा एवं रीति रिवाजों का समर्थन करे तथा तीव्र परिवर्तन एवं क्रमिक विकास को प्राथमिकता प्रदान करे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।